स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन को, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 को, जिसका नाम है सरकार क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग सभी सरकार शब्द से परिचित होंगे। आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो भी आप वहाँ पे सरकार शब्द देखते होंगे। आप आए दिन अपने आसपास के लोगों के मुंह से सरकार शब्द सुनते होंगे। कभी कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो सरकार की तारीफ़ करता है, तो कभी आपको ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात होगी जो कि सरकार की बुराई भी करता है। तो आखिर ये सरकार है क्या? सरकार की ज़रूरत ही क्यों है हमें? और सरकार हमारे विषय में इतने सारे निर्णय क्यों लेती है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है सरकार क्या है। और जैसा कि हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें जो जानकारियाँ मिलेंगी वो किससे संबंधित होगी? सरकार से संबंधित होगी। और ये एक ऐसा शब्द है जो हमें डेली किसी न किसी रूप में सुनने को या पढ़ने को मिल ही जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि सरकार क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और वो सेंटेंस किन के द्वारा कहा गया है वो बताया गया है। और मैंने यहाँ पे उसे इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो सके कल कभी किसी एग्ज़ाम में ये सेंटेंस आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सेंटेंस है वो किन के द्वारा कहा गया है, तो आप इसे याद रखना। और ये सेंटेंस है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यानी कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि वो कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग करे, आलोचना करने में, साथ ही व्यंग करने में, और जो राजनेता होते हैं उनकी गलतियों को ढूंढने के लिए करे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे ये सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछे कि ये सेंटेंस किनके द्वारा कहा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि आर.के. लक्ष्मण के द्वारा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सेंटेंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पूरे अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे अधिकारों की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब डाउट जो हैं छोटे छोटे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यानी कि सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि देश ऐसे ही थोड़ी चलता है। देश को चलाने के लिए बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं और फिर बहुत सारे काम भी तो करने होते हैं, तभी तो एक देश चलता है। और इन सब कामों के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो सरकार की ज़रूरत होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सरकार कौन कौन से निर्णय लेती है। तो देखिए, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो सरकार करेगी। साथ ही महंगाई को नियंत्रित करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उसे कम करने में सरकार की भूमिका होगी। साथ ही बिजली की आपूर्ति को भी बढ़ाना, यानी कि हर एक व्यक्ति तक बिजली की आपूर्ति हो, यह बात कौन सुनिश्चित करेगी? तो सरकार सुनिश्चित करेगी। वो ये देखेगी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, फिर वो उस व्यक्ति तक भी बिजली को पहुंचाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति अंधेरे में ना रहे, सभी को बिजली प्राप्त हो। सामाजिक मुद्दे पर कार्यवाही, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे गरीब लोग हैं और कई गरीब ऐसे भी हैं जिनको अपने खाने पीने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो गरीबों की मदद के लिए बहुत सारे कार्यक्रम को कौन लाती है? सरकार लाती है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है गरीबों के लिए। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस हिसाब से सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। यानी कि इस तरह के जो सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो सरकार के द्वारा की जाती है। साथ ही डाक एवं रेल सेवाओं को कैसे चलाना है, कहाँ कहाँ तक वो चल रही है, कहाँ अभी तक रेल सेवाएं नहीं पहुँच पा रही है, इन सब चीज़ों को भी कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो सरकार करेगी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि सरकार कौन कौन से काम करती है। तो देखिए, सरकार का काम होता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। देश की सीमा सुरक्षित होगी तभी तो देश के अंदर रहने वाले लोग भी सुरक्षित होंगे।
अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। फ्रेंड्स, आप लोग सभी जानते होंगे कि अगर हमारे देश का संबंध अन्य देशों के साथ अच्छा होगा तो इसकी क्या भूमिका होगी हमारे देश को विकास करने में। अगर कभी कभी आप देखते हो कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उसका आयात दूसरे देशों से करते हैं। तो ये कब संभव है? जब हम अन्य देशों के साथ अपने संबंध अच्छा बनाए रखेंगे। और ये किसकी भूमिका होती है? इसमें सरकार की भूमिका होती है कि वो ऐसा काम करे जिससे कि अन्य देशों के साथ उसके जो तनाव हैं वो ना हो और उनके साथ संबंध बने रहें। देश की सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, यानी कि देश में जितने भी नागरिक हैं, कि जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी तक भोजन की आपूर्ति हो और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो उनको, यानी कि अस्पताल खोलना वगैरह। ये सभी किसके काम में आते हैं? सरकार के कामों में आते हैं। और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो पीड़ित लोगों की भी मदद करना सरकार के जिम्मे है। यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि कभी सुनामी आ गया, कभी भूकंप आ गया, तो इन सब के समय जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, यानी कि जिन लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनकी सहायता करना भी सरकार का काम है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब किसी विवाद में पड़ते हो या फिर कहीं कोई अपराध होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। और जो हम न्यायालय में जाते हैं न्याय के लिए, वो किसका अंग है? तो वो भी सरकार का ही अंग है। यानी कि न्यायालय जो है वो किसका अंग है? तो सरकार का अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। यानी सरकार अगर ये सब काम नहीं करेगी तो नहीं चलेगा, क्यों वो ये सब काम करती है, और फिर एकदम ज़रूरी ही क्यों है कि सरकार ये सब काम करे। तो देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है कि जो भारत है वो विविधतापूर्ण देश है। यानी कि यहाँ पे सभी प्रकार की विविधता पाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे नृत्य हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश जो है वो विविधताओं से भरा पड़ा है। और इतनी सारी विविधता के बावजूद यहाँ पे जब इतने सारे लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं तो उन्हें अच्छे से रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ निर्णय लेने होते हैं। क्योंकि देखिए, जो सभी लोग होते हैं सभी का पेशा अलग अलग होता है, सभी का जीने का तौर तरीका अलग होता है। अगर सरकार नियम नहीं बनाएगी, उसे लागू नहीं करेगी, उनके विषय में सोचेगी नहीं, तो फिर लोगों का जो जीवन होगा वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो नियमबद्ध तरीके से नहीं रह पाएंगे, जिससे कि हमारा देश एक अस्थिर देश कहला जाएगा। यानी कि कहीं भी कुछ नियम नहीं है, लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई अगर गलत भी कर रहा है तो उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो सरकार इन सब निर्णय को इसलिए लेती है, कुछ नियम इसलिए बनाती है और उन्हें लागू इसलिए करती है ताकि लोग अच्छे से रह सके एक देश के अंदर और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार को ये सब काम करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सरकार के बारे में इतना सब कुछ जान ही लिया है, तो अब हमसे अगर कोई पूछे कि सरकार क्या होता है तो हम उसे क्या बताएं, ये भी देख लेते हैं। अगर हम सरल भाषा में सरकार को परिभाषित करना चाहें तो एक परिभाषा ये हो सकती है कि सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राज्य या देश को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अगर हम लोगों ने सरकार को अच्छे से समझा है तो आपको सरकार की परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी परिभाषित कर सकते हैं कि सरकार क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सरकार के कुछ अंगों के बारे में। सरकारी अंग का मतलब है कि सरकार का भाग, यानी कि सरकार से संबंधित। तो देखिए सरकारी अंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सर्वोच्च न्यायालय, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो न्यायालय होता है वो सरकार का ही अंग होता है। साथ ही भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल भी है, तो वो किसके अंग हैं? सरकार के अंग हैं। फ्रेंड्स, अब जब आप देख चुके हैं कि सरकार कितने सारे निर्णय लेती है और कितने बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करती है, तो अब आपको ये भी जानना होगा कि सरकार आखिर उसे नियंत्रित कैसे कर लेती है इतनी आसानी से। इसके लिए वो क्या क्या करती है ताकि वो सारे निर्णय को अच्छे से ले सके और एक व्यवस्था के रूप में उसे सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो देखिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है। जैसे कि पहला स्तर है स्थानीय स्तर, जिसमें वो गांव, शहर या मोहल्ले को रखती है, और राज्य स्तर पर वो पूरे राज्य को ध्यान में रखती है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें
तो उसमें वो पूरे देश को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि सरकार के स्तर कितने हैं, तो आप बताओगे 3। कौन कौन से हैं? तो स्थानीय स्तर, जिसके अंतर्गत गांव, शहर, मोहल्ला आता है। राज्य स्तर, जिसमें हमारे भारत के सभी राज्य आते हैं। और राष्ट्रीय स्तर, यानी कि हमारा जो देश है भारत, वो। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। तो देखिए, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी नागरिकों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। यानी कि सरकार इतना सारा जो काम करती है वो कब कर पाएगी? वो तब कर पाएगी जब सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का हमारे देश के नागरिकों द्वारा पालन किया जाए। देखिए, सरकार कानून क्यों बनाती है? सरकार कोई भी नियम क्यों बनाती है? हमारे लिए बनाती है, ताकि देश के जो नागरिक हैं वो उसे पालन करें, ताकि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। किसी को भी खाने पीने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। कहने का मतलब है कि लोग अपने सारे काम को करते हुए एक अच्छा जीवन जी सके। इन सब चीज़ों को निर्धारित करने के लिए सरकार बहुत सारे नियम बनाती है और कानून बनाती है। और सरकार तभी अच्छा से काम कर पाएगी जब सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन यहाँ के नागरिकों द्वारा किया जाए। अब आप सोच सकते हो कि हम लोग क्यों पालन करें सरकार के नियम को, तो इसके पीछे का रीज़न भी हम आगे जानते हैं। देखिए, सरकार के पास कानून बनाने के साथ साथ उसे मानने के लिए लोगों को बाध्य करने की भी क्षमता होती है। आप ये मत सोचना कि सरकार बस नियम बना दी या फिर उसने कानून बना दिया और हम उसे नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है, हमें उसे मानना पड़ेगा। सरकार हमें बाध्य कर सकती है कि वो हम उस कानून को या फिर उसके बनाए गए नियम का पालन करें। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, तो ये एक कानून है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए सज़ा का प्रावधान है, या तो आप जुर्माना दो, नहीं तो फिर जेल जाओ। तो ये क्या है? सरकार के द्वारा बनाए गए कानून है जिसे हम लोगों को पालन करना होता है। और जो लोग पालन नहीं करता है तो सरकार ने उसके लिए सज़ा का प्रावधान रखा है, ताकि सज़ा के डर से लोग उस नियम को फॉलो करें। अब जैसा कि मैंने कहा था, तो आपको लग रहा होगा कि आखिर सरकार को इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि वो कानून भी बना दे और हमें मजबूर भी करे, यानी कि हमें बाध्य करे कि नहीं, आपको ये नियम फॉलो करना है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा। देखिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसके धर्म, जाति या लिंग या फिर किसी भी अन्य आधार पर उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसका तात्पर्य यानी कि कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, सरकार जो कानून बनाती है वो हमारे अच्छे के लिए बनाती है, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, यानी कि वहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है? अगर किसी व्यक्ति को ये एहसास हो, उसे ऐसा लगे कि उसके साथ गलत किया जा रहा है, या उसकी धर्म के आधार पे किया जा रहा हो, या फिर जाति के आधार पे किया जा रहा हो, या फिर उसके लिंग के आधार पे किया जा रहा हो, या फिर कोई भी अन्य कारण हो जिसके आधार पे उसके साथ गलत किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति क्या कर सकता है? न्यायालय में जा सकता है। और जब वो न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय क्या करेगी? उस मामले की जांच पड़ताल करेगी, और जब सही कारण पता चल जाएगा तो वो उस हिसाब से आदेश देगी कि नहीं, आपको ये चीज़ करना है, जिससे कि उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हो कि सरकार कानून बनाती है तो वो हमारे अच्छे के लिए बनाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, यानी कि सरकार के कानून का पालन नहीं करता है, या हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है किसी भी आधार पे, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं और वहाँ पे अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। और न्यायालय क्या है? वो भी सरकार का अंग है, जहाँ से कि हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार के प्रकार के बारे में जाने उससे पहले हमें एक जवाब जानना है। जी हाँ, अभी मैंने आपसे कहा था कि सरकार जो कानून बनाती है वो हमें फॉलो करना होता है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार हमें दंड देती है। तो आखिर सरकार को इतना ताकतवर बनाता कौन है? सरकार को कौन इतना शक्ति देता है कि नहीं, आप अपनी बातों को मनवाओ और अगर वो बात ना माने तो आप उसे दंडित करो। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि जो भी इंसान गाड़ी चलाएगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उसे सज़ा मिलेगी, या तो आप जुर्माना दोगे, नहीं तो जेल में जाओगे। तो आखिर सरकार को इतनी शक्ति आई कहाँ से कि वो हमारे लिए सज़ा का प्रावधान करे? तो देखिए, इसका जवाब जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इस बात को जानना होगा कि उस देश में कैसी सरकार है। यानी कि अब हमें एक बात समझ में आ रहा है
कि जो सरकार होती है वो कोई एक ही नहीं होती है, बल्कि सरकारों के बहुत सारे प्रकार होते होंगे। तभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसी बात पर निर्भर है कि आपके देश में किस तरह का सरकार है। तो एक बार हम प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्या था प्रश्न? सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? तो अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उस देश में कौन सा सरकार है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोकतंत्र की बात करते हैं। अगर कहीं लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये जो शक्ति होती है सरकार के पास, वो लोग ही देते हैं सरकार को ये शक्ति। किस माध्यम से देते हैं? चुनाव के माध्यम से। चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि लोग अपना वोट देते हैं। बहुत सारे नेता होते हैं, वो खड़े होते हैं और हम लोग अपने मनपसंद नेता को जाकर के वोट देते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो चुना जाता है और चुनने के बाद अपना सरकार बनाता है। तो जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पे ये शक्ति सरकार को किसके द्वारा मिलेगी? लोगों के द्वारा मिलेगी। और किस माध्यम से मिलेगी? तो चुनाव के माध्यम से मिलेगी। देखिए, अभी हमने कहा कि चुनाव के द्वारा किसी एक व्यक्ति का चुनाव होता है और जब वो चुन लिया जाता है तो चुन लिए जाने के पश्चात वो लोग क्या कहते हैं? सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई भी देनी पड़ती है। यानी आप ये मत समझो कि हमने उसे शक्ति दे दिया है कि आप निर्णय लो और आप हमें बाध्य भी करो तो वो ऐसे ही कुछ भी निर्णय ले लेंगे और हम पे कोई भी नियम थोप देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर वो कोई भी नियम या कानून बनाएंगे तो वो हमें पहले बताएंगे कि आखिर हम ये नियम या कानून क्यों बना रहे हैं। यानी कि आप ऐसे ही नहीं बता सकते कोई भी चीज़ की आप मैंने ऐसा कह दिया आप मानो। आपको उसका आधार बताना होगा कि आप आखिर किस आधार पे कदम उठा रहे हो और अपनी बातों की सफाई भी पेश करो कि आपने क्यों ऐसा किया है। ताकि हम लोगों ने जब आपको शक्ति दी है तो हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अब अगर हम समझ जाएं कि नहीं आप हमारे अच्छे के लिए कर रहे हो तो हाँ चलो ठीक है, हम आपकी बातों को मानेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो आप हमें बाध्य करना उस बात को मानने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है वो देश हित में है, वो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अच्छे के लिए है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार के पास ये शक्ति कहाँ से आती है। और लोकतंत्र में जो व्यवस्था होती है उसमें वहाँ के लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। किस माध्यम से? चुनाव के माध्यम से देते हैं। और लोकतंत्र में जो सरकार कदम उठाती है उसके लिए वो अपना आधार बताती है जनता को और साथ ही सफाई भी देती है कि नहीं मैंने ऐसा किया क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है। तो चलिए अब हम बात करते हैं राजतंत्रीय सरकार के बारे में। जैसा कि हमें सरकार के प्रकारों के बारे में जानना है तो अभी हमने तो जान लिया कि जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होंगी। तो अब हम ये जानते हैं कि जहाँ पे राजतांत्रिक सरकार होगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, जहाँ पे राजतंत्रीय सरकार होती है वहाँ पे क्या होता है कि राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। यानी कि वहाँ कोई राजा होता है या फिर रानी होती है जो कि सरकार चलाती है, उसी के पास ये शक्ति होती है। राजा के पास एक छोटे से समूह होते हैं जिससे वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है। यानी कि राजा एक छोटा सा समूह बना के रखता है जिसमें कि अगर उसे कोई निर्णय लेना है तो वो उससे राय मशवरा करता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है वो राजा के पास ही होती है। यानी कि लोग उसे बस सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसे मानना या ना मानना ये किस पे डिपेंड करता है? राजा या रानी पे डिपेंड करता है। राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे जो लोग सरकार बनाते हैं यानी कि जो चुनकर आते हैं उसके बाद सरकार का गठन करते हैं, वो क्या कहते हैं? वो अपने द्वारा उठाए गए कदमों का आधार बताते हैं। साथ ही सफाई भी देते हैं कि हमने ये कानून बनाया है तो क्यों बनाया है, उसके पीछे की सारी बातें भी बताते हैं कि ऐसा था इसलिए हमने ये नियम लाया है और आपको मानना है। लेकिन जो राजतंत्र होता है वहाँ पर राजा या रानी कुछ भी कदम उठा सकते हैं और कोई भी कानून बना देंगे, आपको वो मानना पड़ेगा। और वो इसके लिए आपको ये भी नहीं बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा नियम बनाया है तो क्यों बनाया है। तो अब आप समझ सकते हो कि राजतंत्र में क्या क्या होता है। आप तुलना भी कर सकते हो कि जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पे कैसी व्यवस्था होगी और जहाँ राजतंत्र होगा वहाँ पे कैसी व्यवस्था होगी। तो चलिए हम एक बार राजतंत्र के बारे में फिर से देख लेते हैं। राजतंत्र में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। साथ ही राजा के पास एक छोटा सा समूह होता है जिससे वो वह राय मशवरा करता है, लेकिन जो निर्णय लेना होता है वो राजा खुद ही लेता है। साथ ही उसे इस चीज़ के लिए
बाध्य नहीं किया जा सकता राजा या रानी को कि आपने जो कानून बनाया है या फिर आपने जो नियम बनाया है उसके पीछे के कारण को बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो ये राजतंत्र में होता है। अब जैसा कि हमने राजतंत्रीय सरकार के बारे में जाना, तो अब हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में समझेंगे। लोकतांत्रिक से आप कुछ न कुछ समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है। जी हाँ, जिस देश में लोकतंत्र होगा वहीं तो लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो देखिए, हमारा जो देश है भारत, वो एक लोकतंत्र है, यानी कि हमारे देश में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र में जो लोग सरकार बनाते हैं वो कहाँ से चुनकर आते हैं? चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। और चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो आम लोग ही करते हैं वोटिंग, यानी कि जिसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वो उसे वोट करते हैं। और जब वो जीतता है, यानी कि जनता के अनुसार वो सरकार बनाता है, यानी कि सरकार बनाने के लिए जनता का डिसीज़न होता है कि ये व्यक्ति सरकार बनाएगा या ये लोग मिल करके सरकार बनाएंगे, तब वो सरकार बनाता है। और ये जो लोकतंत्र की है उसका मुख्य बात है। और हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो एक हिसाब से लोगों का ही शासन है, क्योंकि लोगों ने ही तो डिसाइड किया है कि कौन सा व्यक्ति सरकार बनाएगा। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि लोग नियम बनाने में भागीदार खुद बने? क्योंकि देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति सरकार बनाता है और जब वो कोई नियम या कानून लाता है तो वो उसके लिए बताता है अपना आधार कि हमने ये नियम क्यों लाया है, और साथ ही वो उसकी सफाई भी प्रस्तुत करता है कि ऐसा करने से समाज में या फिर क्षेत्र में या फिर देश में क्या क्या चीज़ें में बदलाव आएंगी। तो एक हिसाब से लोग इसमें भागीदार हुए कि नहीं, क्योंकि लोगों को बताया जा रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये इसका मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र वही तो है जो लोकतांत्रिक सरकार है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो लोग होते हैं वो सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी कि सब लोग, हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और वो जो प्रतिनिधि उनके द्वारा चुनी जाती है वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेती है, और फिर जब वो जीतती है तो सरकार बनाती है। यानी कि जो प्रतिनिधि बना है वो किसकी पसंद से बना है? आम जनता के लोगों से की पसंद से बना है। वो कोई खुद से तो जाकर नहीं बन गया कि नहीं मुझे अब सरकार बनाना है, ऐसा नहीं है। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि लोगों ने अपने हिसाब से एक व्यक्ति को खड़ा किया है और उसे अपना प्रतिनिधित्व करता माना है, और वो जो प्रतिनिधि होता है वही मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेगी। और चूँकि उसे जनता ने ही चुनकर बनाया है तो वो जनता के अच्छे के लिए ही काम करेगी। तो एक हिसाब से आपको ये बातें याद रखनी है कि वर्तमान में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। और क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार को। अब देखिए, अब आपसे ये पूछा जाए कि राजतांत्रिक सरकार और फिर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है, तो आप आसानी से बता दे सकते हो। और आप अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से ये भी समझ सकते हो कि किसी देश का विकास किस सरकार के होने से होगा, यानी कि किसी भी देश में कौन सा सरकार होना ज़्यादा अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सरकार ज़्यादा अच्छा है, लोकतांत्रिक सरकार अच्छा है या फिर राजतंत्रीय सरकार अच्छा है। तो चलिए अब अन्य बातें जानते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लोकतांत्रिक सरकार में हम लोग वोट करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इतिहास रहा है जो कि अच्छा नहीं था। तो जानते हैं वो इतिहास क्या है। एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। फ्रेंड्स, आप लोग सब जानते हो कि आज जब चुनाव होता है तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि वोट देते हैं।
उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, या फिर कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पढ़ा लिखा है या कौन अनपढ़ है। ये सब चीज़ों का भेदभाव नहीं होता, बल्कि एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, यानी कि उसमें ये समझ आ गई है कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है जो हमारे देश पे शासन कर सके और हमारे लिए नियम कानून बना सके। लेकिन एक समय था जब ऐसा था कि औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था, यानी कि वो वोट नहीं दे सकते थे। केवल शिक्षित पुरुष को ही वोट देने का अधिकार था। केवल वही पुरुष वोट दे सकते थे जो कि पढ़े लिखे थे। पुरुषों में भी सभी पुरुष वोट नहीं दे सकते थे, केवल वो पुरुष ही वोट दे सकते थे जो कि पढ़े लिखे हों। देखिए, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। देखिए, जो सरकार बनाएगा वो तो सबके लिए नियम कानून बनाएगा, तो ये कहाँ का नियम है कि नहीं बस जो शिक्षित पुरुष है वही वोट दे और बाकी जो लोग हैं वो वोट ना करे, जबकि उनके द्वारा नियम तो सभी लोगों द्वारा पालन किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने को एक जगह संगठित किया और संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की कि नहीं, हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और ये कब की बात है? भारत में आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले की बात है, यानी कि 1947 से पहले की बात है ये। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। अब आप सोच सकते हो कि ये जो व्यवहार किया जा रहा था वो न्यायपूर्ण तो नहीं था, यानी कि भेदभाव किया जा रहा था, यानी सरासर अन्याय था। तो गांधी जी और भी बहुत सारे नेताओं ने मिलकर क्या किया? इसका विरोध किया। देखिए, चूंकि गांधी जी विरोध कर रहे थे इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का, तो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिखा है ताकि आप इसे याद रखो कि ये लाइन जो कहा गया था, ये जो सेंटेंस बोला गया था वो किन के द्वारा कहा गया था? गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और उन्होंने ये लाइन किस पत्रिका में लिखा था? तो यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। और कब लिखा था? तो 1931 में लिखा था। ये भी आपसे सवाल बन सकता है कि ये पंक्ति किन के द्वारा कही गई है या फिर ये पंक्ति किस पत्रिका से ली गई है। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि ये गांधी जी ने कहा था और किस पत्रिका में? तो यंग इंडिया पत्रिका में। कब? तो 1931 में। देखिए, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में ऐसा था, बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर उन्हें ये हक मिला कि वो सरकार का चुनाव कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं या फिर सरकार के कामों में भागीदार बन सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस दौरान महिलाओं ने क्या किया? वोट डालने के लिए संघर्ष किया। यानी कि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपने सरकार का चुनाव करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने आंदोलन किया। और उस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सफरोज मूवमेंट, जिसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। देखिए, चूँकि जो वो महिलाएं थी वो क्यों संघर्ष कर रही थी? मत डालना, मत यानी कि वोट होता है, तो वो वोट डालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनकी मांग थी कि आप हमें भी वोट देने का अधिकार दो, क्योंकि हमें भी सरकार का चुनाव में भागीदार बनना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। और उस आंदोलन को हम महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में उसे हम सफरोज मूवमेंट कहते हैं, जिसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो फ्रेंड्स, ये जो सफरोज मूवमेंट है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सफरोज मूवमेंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब बहुत से पुरुष लड़ाई के लिए गए थे, तब महिलाओं ने उस देश में पुरुषों भांति अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और हर वह काम किए जिसे पहले पुरुषों के लिए माना जाता था। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो जो मैक्सिमम पुरुष थे वो कहाँ चले गए थे? वो लड़ाई लड़ने के लिए चले गए थे। और जब वो लड़ाई लड़ने के लिए चले गए तो महिलाओं ने उनके पीछे ऐसे बहुत सारे काम किए जिसे पुरुषों के लिए बस माना जाता था और देश को बहुत ही अच्छे से चलाया भी। और जब उन्होंने ऐसा किया, यानी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने देश को अच्छे से चलाया पुरुषों की भांति ही, तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।
और उन्हें समझ में आया कि उन्होंने महिलाओं के प्रति गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। रूढ़िबद्ध धारणाएं हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, यानी कि किसी समूह के प्रति बिना जांचे परखे एक बात सोच लेना और उसी बात को एकदम राय बना लेना और एकदम उसे ही मान लेना, तो उसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। तो क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पुरुष चले गए थे तो महिलाओं ने अपने देश के लिए बढ़कर भागीदारी की देश के विकास में, और वो सभी काम किए जो कि पहले पुरुषों के लिए कहा जाता था कि पुरुष उस काम को कर सकते हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, वो बहुत ही गलत धारणा बना के चल रहे थे महिलाओं के प्रति। इस तरह से महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। अब लोगों को समझ में आ गया था कि नहीं, जो महिलाएं हैं वो भी सरकार के कार्यों में भागीदार बन सकती हैं और वो भी उन सभी काम को कर सकती हैं जो कि एक पुरुष कहते हैं। तो देखिए, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। फ्रेंड्स, इसकी भी ईस्वी आपको याद रखनी है कि ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला और अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। इस तरीके से हमारे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर में पढ़ी हुई सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।